हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हमारा चैप्टर रिलेटिव मोशन पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे कि किस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं इन रिलेटिव मोशन। अपनी एक चीज नोट की होगी लास्ट लेक्चर में कि जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए थे उनमें से जो मेजर एग्जाम्पल्स थे वो वन डायमेंशनल मोशन के थे। तो बेसिकली हमने ये बात सीखी कि किस तरीके से रिलेटिव मोशन होता है वन डायमेंशन मोशन में। मेजरली बात कर रहा हूँ, एक दो एग्जाम्पल हमने टू डायमेंशन के भी लिए थे। चलिए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि अगर मेरे पास मोशन टू डायमेंशन है तो किस तरीके से एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का मोशन में एनालाइज करूंगा, किस तरीके से मैं टू डायमेंशन सेक्शन में मोशन को एनालाइज करूंगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक पर्सन लिया और ये पर्सन है मेरे पास स्केट बोर्ड पे, और इस पर्सन ने क्या किया, इसके हाथ में एक बॉल है। लेट्स से ये पर्सन है मेरे पास ए और इसके हाथ में एक बॉल है। इसने क्या किया, ये पर्सन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v। इसने क्या किया, इस बॉल को ऊपर उछाला विद वेलोसिटी v1 और यहां पे ग्राउंड पे एक और पर्सन है b। ग्राउंड पे हमारे पास एक और पर्सन है b। तो मैं दो पर्सन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, एक तो ए के रिस्पेक्ट में और एक बी के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले बात करते हैं ए के रिस्पेक्ट में। अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में इस बॉल के मोशन को एनालाइज करूंगा तो मुझे किस तरीके का पाथ दिखेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ, पैराबोलिक पाथ, इलिप्टिकल पाथ। ये बात मुझे रियलाइज करनी है, ये बात मुझे निकालनी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, जैसे ही ए ने इस बॉल को छोड़ा तो क्या होगा, इस बॉल के पास एक वेलोसिटी है v1 और जैसे ही इसने छोड़ा तो इसकी खुद की वेलोसिटी थी v, तो इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी होगी v। अगर किसी बॉल के पास एक वेलोसिटी x डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी y डायरेक्शन में, तो क्या होगा, इसका पाथ होगा पैराबोलिक। सही बात नहीं। क्यों सही बात नहीं है, क्योंकि यहां पे हमारे पास जो ऑब्जर्वर है, हमारे पास ऑब्जर्वर कौन है, ए। तो ए भी तो मूव कर रहा है। यहाँ पे ऑब्जर्वर कैसा है, ऐसा ऑब्जर्वर जो कि मूव कर रहा है, रेस्ट पे नहीं है। और जब हमारे पास ऑब्जर्वर रेस्ट पे नहीं होगा और इसके रिस्पेक्ट में बात करनी होगी तो हम क्या करेंगे कि एक हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और वो हर्जाना क्या होगा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो पलटा के इसको देनी पड़ेगी। तो इसकी वेलोसिटी जब पलटा के दूंगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो बॉल होगी इसके पास सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी v1 और ये ऊपर जाके नीचे आ जाएगी। तो इसका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं ए बात करूं तो इसका जो मोशन होगा वो ऊपर जाकर वापस नीचे आएगा। इट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। और आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि आप आगे मूव कर रहे हो, आपने एक बॉल ऊपर छोड़ी तो वो ऊपर जाके नीचे ही तो आएगी, है ना। चलिए अब विद रिस्पेक्ट टू बी बात करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू बी जब मैं बात करूंगा तो अगेन इसको ऊपर वेलोसिटी दी गई v1 और ये ए v से मूव कर रहा था। तो जब ये इसको रिलीज करेगा तो इस पार्टिकल के पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी v। अगेन v और v1, तो नेट वेलोसिटी मेरे पास लेट से v नेट इस डायरेक्शन में आएगी और इसका जो पाथ होगा वो कुछ इस तरीके से पैराबोलिक पाथ होगा। अच्छा, अब मैं बी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, बी ग्राउंड पे है, रेस्ट पे है, तो मुझे एक वेलोसिटी देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं ये बात कहूंगा कि जब मैं बी के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो इसका पाथ कैसा होगा, इसका पाथ होगा पैराबोलिक। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास क्या है, मेरे पास दो बॉल है, एक बॉल है ए और दूसरी बॉल है बी, और मुझे निकालना है कि विद रिस्पेक्ट टू
विद रिस्पेक्ट टू ए, बी का पाथ किस तरीके से होगा, मुझे ये बात निकालनी है। चलिए देखते हैं। तो मैं किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं ए के रिस्पेक्ट में। तो ए के रिस्पेक्ट में जब मैं बात करूंगा तो ए तो मेरे पास रेस्ट पे आ जाएगा, और ये रेस्ट पे आएगा तो इसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो कीमत क्या है कि इसकी जो वेलोसिटी है, बी के पास ऑलरेडी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो वेलोसिटी है और इसका जो एक्सेलरेशन है, ये मुझे पलटा के देना पड़ेगा। और जब मैं पलटा के दूंगा तो क्या होगा कि सबसे पहली बात, इसकी वेलोसिटी कितनी है 20 नीचे, तो पलटा के 20 ऊपर दूंगा। इसका एक्सेलरेशन कितना है g नीचे, इसका ऑलरेडी एक्सेलरेशन है g नीचे, इसका एक्सेलरेशन जब मैं पलटा के दूंगा तो ऊपर की तरफ g आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 20, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 20 और कोई नेट एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब ये मूव करेगी एक स्ट्रेट लाइन पाथ में, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 20√2 मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ये कैसे मूव करेगी, स्ट्रेट लाइन पाथ, ये बात समझ में आई। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल में मैंने क्या किया कि एक ट्रेन ली, और इस ट्रेन के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, और जो लास्ट में बच्चा है इसके हाथ में एक बॉल है, और यहाँ पे ग्राउंड पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, लेट्स से टीसी खड़ा हुआ है। लेट्स से ये जो ट्रेन है ये मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। अब ये बच्चा अगर इस बॉल को रिलीज करता है तो इसका मोशन किस तरीके से होगा, विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन एंड विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। चलिए सबसे पहले बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। जब मैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बात करूंगा तो मुझे ये बात पता है कि जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा इसके पास वेलोसिटी आएगी v, और विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बात कर रहा हूं तो एक वेलोसिटी मुझे अपोजिट डायरेक्शन में देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो मेरा ऑब्जर्वर है वो मोशन में है, तो उसकी वेलोसिटी को मुझे पलटा के देना पड़ेगा। तो ये v कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसको जस्ट मैं ड्रॉप करूंगा, नीचे लगेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये जाएगा स्ट्रेट लाइन पाथ, और ये डायरेक्टली एक ऐसी बॉल हो जाएगी जिसको मैंने ड्रॉप किया है और वो नीचे चली जाएगी। लेकिन अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टीसी, तो क्या होगा कि इस बॉल को मैंने जैसे ही छोड़ूंगा, इस बॉल को मैं जैसे ही छोड़ूंगा तो इसके पास आएगी वेलोसिटी v, और टीसी तो ग्राउंड पे है, वो तो रेस्ट पे है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मोशन कुछ इस तरीके से होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट एज, या फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर। तो इस तरीके से इसका मोशन होगा, पैराबोलिक माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अगेन मैं यही एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन इस बार क्या है कि इसके पास वेलोसिटी v तो है ही सही, लेकिन एक्सेलरेशन ए भी है। ये जो ट्रेन है ये एक्सेलरेटेड ट्रेन है। चलिए बात करते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन अगर मैं बात करूंगा तो इसके पास एक वेलोसिटी आएगी v, और इसके पास एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी को पलटा के मुझे देना पड़ेगा। तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो इस बॉल की हो जाएगी 0। और सही बात है, मूविंग फ्रेम में अगर मैं कोई चीज को छोड़ूंगा तो डायरेक्टली नीचे ही जाएगी मेरे हिसाब से। चलिए अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। इसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है g, लेकिन
जब मैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बात करूंगा तो ट्रेन का एक्सेलरेशन भी मुझे पलटा के देना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, ट्रेन का एक्सेलरेशन भी पलटा के दूंगा इस डायरेक्शन में। तो बेसिक सा फंडा, इसकी इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी I0 और इसके पास जो नेट एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू भी मैं लिख सकता हूं √a² + g²। आपको याद हो कि अगर किसी पार्टिकल के पास वेलोसिटी 0 है, मतलब पार्टिकल रेस्ट पे है, और उसको मैं इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दूंगा, और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर है तो ये इसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। यहाँ पे मेरे पास a भी कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट, तो ये इस डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन पाथ देगा, स्ट्रेट लाइन पाथ देगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं विद रिस्पेक्ट टू पीसी या फिर विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन हु इज ऑन द ग्राउंड, तो क्या होगा समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस बॉल को मैं यहां पे बना देता हूं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जब बात कर रहा हूं, तो जैसे ही इस पर्सन ने बॉल को छोड़ा, ट्रेन की वेलोसिटी v, तो इसकी वेलोसिटी v। याद रखना कि मैंने आपको एक बात सिखाई थी मोशन अंडर ग्रेविटी में, कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को मैं छोड़ता हूं तो उसकी सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी इसके पास आती है, ना कि एक्सेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक बलून ऊपर जा रहा है विद वेलोसिटी v, उसका एक्सेलरेशन a, तो जब उस बलून से एक ऑब्जेक्ट को मैं गिराऊंगा तो उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी v होगी, एक्सेलरेशन तो g ही लगेगा उसके ऊपर, a का कोई रोल नहीं होगा। इसी तरीके से जब ये पर्सन इस बॉल को छोड़ेगा तो इस एक्सेलरेशन का क्या काम, छोड़ते ही तो वो तो मोशन अंडर ग्रेविटी आ जाएगा, तो छोड़ते ही वो मोशन अंडर ग्रेविटी आ जाएगा, तो इसका पाथ अगेन मेरे पास कैसा होगा, पैराबोलिक। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल किए उसमें आपने एक चीज नोट की होगी कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या किसी एक ऑब्जेक्ट का मोशन निकालना चाह रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जो मोशन हो रहा है मोशन अंडर ग्रेविटी, तो जो पाथ निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस एग्जाम्पल में देख लो, इस एग्जाम्पल में देख लो, ये आ रहा है एक स्ट्रेट लाइन पाथ निकल के आ रहा है whenever the motion is in gravity, means the only force which is acting on the particle is gravitational force। तो हमारे पास रिलेटिव पाथ जो निकल के आता है विद रिस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जेक्ट, वो एक स्ट्रेट लाइन निकल के आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो कि whenever two bodies are moving in a relative motion, कहां लिखे, यहां लिख लेते, whenever two bodies are moving under gravity, their relative path is a straight line, is a straight line। I hope this thing is clear to you। तो ये हमने सीखा कि किस तरीके से एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का मोशन हम निकाल सकते हैं। I hope these all things are clear to you। चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशन फॉर कोलिजन। क्या कहना चाह रहा है, क्या हमसे पूछ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक बॉल है, इसको मैंने इस डायरेक्शन में फेंका, लेट्स से विद वेलोसिटी UA, ये हमारे पास A बॉल है, इसको मैंने इस डायरेक्शन में फेंका विद वेलोसिटी UA, और इसका जो एंगल है वो है θA। ये मेरे पास दूसरी बॉल है, इसको मैंने फेंका विद वेलोसिटी UB, ये हमारे पास B बॉल है, और
ये जो एंगल है ये एंगल है थीटा बी। तो मुझे वो कंडीशन निकालनी है कि जब ये मूव करके यहां जाए, ये मूव करके यहां जाए, तो बीच में कहीं कोलाइड करे। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि हर बार कोलाइड करेगा। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि ये नीचे से निकल जाए, ये ऊपर से निकल जाए, ये ऊपर से निकल जाए, ये नीचे से निकल जाए। एक फिक्स कंडीशन होगी जहां पे ये ऑब्जेक्ट इससे कोलाइड करेगा इन बिटवीन। मुझे वो कंडीशन निकालनी है। What would be the condition for the collision? I hope this thing is clear. तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले वेलोसिटी को रिजॉल्व करूं। इसको रिजॉल्व करूंगा तो इस डायरेक्शन में मेरे पास आएगा UA cos थीटा A। इस डायरेक्शन में आएगा UA sin थीटा A। इसकी मैं बात करूं तो इस डायरेक्शन में आएगा UB cos थीटा B। और इसकी मैं बात करूं तो इस डायरेक्शन में आएगा UB sin थीटा B। अब मैं किसी की भी रिस्पेक्ट में बात कर सकता हूं। मैं बात कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू A। मैं इस डायग्राम को वापस बना रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू A के। ये हमारे पास A और ये हमारे पास B। ए हमारे पास मोशन में है तो इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को मुझे पलटा के देना पड़ेगा। उससे पहले मैं लिख रहा हूं बी की वेलोसिटी। तो बी की वेलोसिटी जब मैं लिखने जाऊंगा तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है UB cos थीटा B और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है UB sin थीटा B। अब ऐसे समझो, इसको थोड़ा और आगे करके लिखते हैं UB cos थीटा। अब जब मैं A के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो A तो मेरे पास रेस्ट में आ जाएगा। अब A की वेलोसिटी को जब मैं पलटा के दूंगा तो सबसे पहले UA sin थीटा A को पलटा के दूंगा तो ये आएगी नीचे की तरफ UA sin थीटा A। अब UA cos थीटा A को पलटा के दूंगा तो इस तरफ आएगी प्लस UA cos थीटा A। अब मुझे क्या है, मेरे पास क्या सिचुएशन है, सिचुएशन को समझो। A तो रेस्ट पे है और B के पास एक वेलोसिटी ऊपर है, एक वेलोसिटी नीचे है और एक वेलोसिटी इस तरफ है। तो सबसे पहला केस समझो कि अगर मेरे पास UB sin थीटा B बड़ा है UA sin थीटा A से, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं ऊपर आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ऊपर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यूं जाएगा एक स्ट्रेट लाइन पाथ में। मैंने ऐसा क्यों कहा कि स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, क्यों? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन है G डाउनवर्ड्स, इसका एक्सेलरेशन है G डाउनवर्ड्स। तो जब मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो इसको पलटा के जब दूंगा तो ये G हो जाएगा, ये इस तरीके से मूव करेगा। तो एक वेलोसिटी इधर और एक वेलोसिटी इधर, तो इसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा। तो क्या कभी कोलिजन होगा? क्या नहीं होगा। दूसरी बात कि लेट्स से ये वाला मेरे पास बड़ा है इससे, तो क्या होगा, एक वेलोसिटी इधर एक वेलोसिटी इधर, नेट वेलोसिटी आएगी इस डायरेक्शन में। तो क्या कभी कोलिजन होगा? क्या नहीं होगा। तो कोलिजन होने के लिए जो मेरे पास नेसेसरी कंडीशन है उसमें से एक कंडीशन तो ये निकल के आई कि ये इसको कैंसल करना चाहिए। ये इसको कैंसल करेगा तभी तो नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी और ये इससे जाके टकराएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो पहली जो कंडीशन निकल के आई वो निकल के आई UA sin थीटा A
it should be equals to ub sin theta b। इसी कंडीशन को आप एक तरीके से और सोच सकते थे। वो कंडीशन क्या है कि uy of a it should be equals to uy of b। मतलब uy of a it should be equals to uy of b। ये कंडीशन है हमारे पास ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कि दोनों की जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो सेम होनी चाहिए, तभी बॉडीज कोलाइड करेगी। चलिए, इसी चीज को आप एक तरीके से और सोच सकते थे। कहने का एक तरीका तो ये हुआ कि ये इसके बराबर हो, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हमारे पास हमेशा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, है ना। कि ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हमारे पास हमेशा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि एक ऑब्जेक्ट कोई टावर पे खड़ा हो, दूसरा ऑब्जेक्ट कोई बड़े टावर पे खड़ा हो, और एक को ऐसे फेंका एक को ऐसे फेंका, बताओ कोलाइड करेगा या नहीं करेगा। तो एक जनरल कंडीशन हम निकालने जा रहे हैं ताकि वो किसी भी चीज पे किसी भी तरीके के मोशन पे लग सके। तो समझो, बात को समझो कि मेरे पास क्या निकल के आया कि जो वेलोसिटी है, जो नेट वेलोसिटी है, वो उस डायरेक्शन में होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में ए और बी को ज्वाइन करती हुई लाइन है, या फिर ए बी वेक्टर है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ऐसा मैंने क्यों कहा कि अगर ये इस डायरेक्शन में नहीं होगी, किसी और डायरेक्शन में होगी, तो ये तो मेरे पास रेस्ट पे है, किसी और डायरेक्शन में होगी तो वो कोलाइड कर ही नहीं पाएगी। तो बेसिक कंडीशन जो निकल के आई वो ये है कि नेट रिलेटिव वेलोसिटी should be in the direction of line joining two particles। मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास ये कोई दो पार्टिकल है ए और बी, तो इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये उस डायरेक्शन में होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं बनाऊं तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को जोड़ती हुई लाइन, इस लाइन के अलोंग मेरे पास नेट वेलोसिटी होनी चाहिए। अच्छा, ये तो अलोंग की बात हुई, या फिर अलोंग लिख दो, अलोंग शुड बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग, शुड बी along the line joining two object। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को जोड़ती हुई लाइन के अलोंग होनी चाहिए। इसी चीज को आप एक तरीके से और समझ सकते थे कि अगर मेरे पास इसका पोजीशन वेक्टर है आर ए और इसका पोजीशन वेक्टर है आर बी, तो अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं तो ये क्या होगा, आर बी माइनस आर ए विच इज आर बी ए, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और अगर मुझे इसका डायरेक्शन लिखना है तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा, आर बी ए का यूनिट वेक्टर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है तो वी बी ए इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से बताता हूं, ये अपोजिट होगा एज कंपेयर टू आर बी ए। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल कंडीशन आ गई फॉर कोलिजन। मैथमेटिकल कंडीशन
फॉर कोलिजन। और इन जनरल हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि ए और बी को जोड़ती हुई लाइन है, उसके अलोंग मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी आनी चाहिए, तभी मेरे पास कोलिजन होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। इसके बेसिस पे नीट में एक सवाल भी आ रखा है, जब हम नीट के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे वहां पे देखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या सवाल पूछा है? फाइंड कोलिजन टाइम। सबसे पहले देखो तो सही कि कोलिजन होगा या नहीं होगा, उसके बाद कोलिजन टाइम की हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके कंपोनेंट करते हैं। 50 cos 37, cos 37 होता है 4/5, तो ये कितना हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड। अब याद करने लग जाओ, फटाफट चीजें सॉल्व होनी चाहिए। ये 37 है, ये 3, ये 4, ये 5। cos 37 होगा 4/5, 5 कर देता हूं, है ना। इस बार कर रहा हूं, अगली बार डायरेक्ट लिखूंगा अगर ऐसा कुछ आया तो। यहां पे क्या आएगा? 50 cos 37, तो ये कितना हो जाएगा? 50 इंटू 4/5, 5 1 जा, 5 10 जा, तो ये कितना आ जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड। अब ये मैं नहीं लिख रहा, sin 37 होगा 30 मीटर पर सेकेंड। ये है 30√2, तो 30√2 cos 45, cos 45 होता है 1/√2, 1/√2 से 1/√2 कटेगा, तो ये आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। sin 45 इज अगेन 1/√2, तो ये आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो ये डायरेक्टली लिखना आना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि यहाँ पे 50, यहाँ पे 37 लिख रहा है, तो यहाँ पे 40 और यहाँ पे 30 आएगा। इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए, है ना। तो प्रैक्टिस करो और इन चीजों को डायरेक्टली लिखने का ट्राई करो। बार बार ऐसे थोड़ी लिखोगे 30√2 cos 45, cos 45 1/√2, √2 से √2 गया 30। सिंपल सी बात, 30√2 41 दिखा, √2 से √2 गया, डायरेक्टली 30 इन्हें डायरेक्टली लिखना आना चाहिए। चलिए, सबसे पहली बात कि कोलिजन होगा या नहीं होगा। अभी हमने देखा था कि कोलिजन के लिए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में कंडीशन क्या थी कि वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास वर्टिकल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, तो क्या कोलिजन होगा? क्या बिल्कुल होगा, कोलिजन बिल्कुल होगा। ये मेरे पास ए, ये मेरे पास बी। अब मैं विद रिस्पेक्ट टू ए बात कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए तो मेरे पास रेस्ट पे आ जाएगा। अब जब विद रिस्पेक्ट टू ए बात करूंगा तो ए की वेलोसिटी को पलटा के देना पड़ेगा। इसके पास 30 ऊपर है, 30 पलटा के दूंगा तो ये 30 और ये 30 आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसके पास 30 इस डायरेक्शन में है, बी के पास 30 इस डायरेक्शन में है, ए के पास इस डायरेक्शन में 40 है, तो ए को पलटा के दूंगा तो इस डायरेक्शन में 40 और आ जाएगा, तो नेट इस डायरेक्शन में आ जाएगी 70 मीटर पर सेकेंड। और ये आपको दे रखा है, आई एम सॉरी माय मिस्टेक, दिस इज 140 मीटर, ये आपको सवाल में दे रखा है ना। अब ये रेस्ट पे ये आ रहा है 70 मीटर पर सेकेंड। क्या कांस्टेंट वेलोसिटी है? बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है जी नीचे, इसके पास भी एक्सेलरेशन है जी नीचे, और जब इसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो इस जी को पलटा के दूंगा तो ये जी आपस में कैंसिल हो जाएगा। और अभी हमने एक बात लिखी थी कि मोशन अंडर ग्रेविटी में एक के रिस्पेक्ट में दूसरी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, विच इज 140 मीटर मुझे चलना है, वेलोसिटी है 70, तो टाइम कितना हो जाएगा? 2 सेकंड, विच इज 140/70। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। बात समझ आई? अच्छा, अब एक बात को समझो कि क्या असलियत में ऐसा हो रहा होगा क्या कि ये रेस्ट पे रहेगा और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आएगा? नहीं, असलियत में ऐसा नहीं हो रहा होगा। असलियत में क्या हो रहा होगा कि ये पार्टिकल जाएगा ऐसे 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 ऐसे,
ये पार्टिकल आएगा ऐसे 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 ऐसे, और 2 सेकंड के बाद कहीं ना कहीं ये यहाँ पे मिलेंगे। तो क्या मैं ये बात निकाल सकता हूं क्या कि इस पार्टिकल से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा जब ये मिलेंगे, इस पार्टिकल की हाइट कितनी होगी जब ये मिलेंगे? आराम से निकाल सकता हूं। अरे इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो लगानी है दोनों के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना हमने कितना अच्छे से सीखा है प्रोजेक्टाइल मोशन में कि t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आराम से निकाल सकता हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है? फाइंड वैल्यू ऑफ u फॉर कोलिजन एंड वी हैव टू फाइंड कोलिजन टाइम। तो वैल्यू ऑफ u निकालनी है। सबसे पहले इसके कंपोनेंट करेंगे, तो 50 cos 53 इज 3/5। बता रहा हूं ये 53 है तो ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा। cos 53 इज 3/5, 3/5 इंटू 50 इज 30, तो ये कितना हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। और ये कितना हो जाएगा? 50 sin 53 विच इज 40 मीटर पर सेकेंड। अब इसके पास सिर्फ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है u और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी इट शुड बी इक्वल्स टू इसकी वर्टिकल वेलोसिटी। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू मेरे पास आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। अब कोलिजन टाइम की अगर मैं बात करूं तो लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू ए में बात कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू ए में बात करूंगा तो ये तो रेस्ट पे आ जाएगा। ये 40 को पलटा के दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इस 30 को पलटा के दूंगा तो इस तरफ आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। और अगेन मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, ये है मेरे पास 120 मीटर, ये है मेरे पास 120 मीटर। 120 मीटर है, 30 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो टाइम लगेगा 4 सेकेंड। 120/30 which is 4 सेकेंड। I hope this thing is clear. Okay? तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमको सीखनी है। इसी तरीके के सवाल आपके नीट और जेई में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। देखो मैंने आपको बात कही थी ना कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब आप इसमें नहीं कह सकते कि u की वैल्यू क्या हो, है ना, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा और जनरल मेथड आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या बोला है। फाइंड वैल्यू ऑफ u फॉर कोलिजन एंड कोलिजन टाइम। यहाँ पे मेरे पास ये 100 मीटर दे रखा है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 100 मीटर दे रखा है, और ये डिस्टेंस मुझे दे रखा है 200 मीटर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके कंपोनेंट 50 cos 53 होता है मेरे पास, कितना होता है? 3/5 विच इज 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। अब मैं बात कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ए। ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है। तो विद रिस्पेक्ट टू ए जब मैं बात करूंगा तो इसकी वेलोसिटी को मुझे पलटा के देना पड़ेगा। सबसे पहले 30 को पलटा के दूंगा तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा u प्लस 30। इस 40 को पलटा के दूंगा तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोलिजन होने के लिए क्या होगा, कि सबसे पहली बात कि इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो ये तो मेरे पास रेस्ट पे आ जाएगा। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो ये तो मेरे पास रेस्ट पे आ जाएगा, और इसके पास दो वेलोसिटी, एक इस डायरेक्शन में u प्लस 30 और ये है मेरे पास 40। तो मैंने आपको अभी जस्ट एक बात बताई थी, जनरल एक्सप्रेशन जो हमने सीखा था वो ये था कि जो भी रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो होगी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स। तो सबसे पहले वो लाइन बनाते हैं जो इन दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन कर रही है।
ये मेरे पास आ गए। चलिए देखते हैं। अब देखो ये 100, ये पूरा 200, तो क्या ये मेरे पास 100 आएगा? ये 100, तो क्या ये भी 100 होगा? बिल्कुल होगा। अब देखो ये 100, ये 100, तो क्या ये एंगल मेरे पास 45 डिग्री आएगा? ये 45, तो क्या ये एंगल भी मेरे पास 45 डिग्री आएगा? अब मैंने आपको ये बात सिखाई थी कि जो नेट वेलोसिटी होनी चाहिए वो वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स होनी चाहिए। तो बेसिकली नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आनी चाहिए, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आना चाहिए। तो इन दोनों का रिजल्टेंट 45 डिग्री पे आए, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये और ये बराबर हो। अरे ये 10 होगा, ये 10 होगा, तभी तो इनका रिजल्टेंट यहां से 45 डिग्री पे होगा। तो सिमिलरली अगर मेरे पास ये 40 है तो इन दोनों का सम भी मेरे पास 40 होना चाहिए, तभी तो रिजल्टेंट मेरे पास इस लाइन पे होगा जो कि यहां से 45 डिग्री एंगल बना रही है। तो कंडीशन मेरे पास क्या होनी चाहिए कि u प्लस 30 इट शुड बी इक्वल्स टू 40। तो u की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू मेरे पास आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब बेसिकली क्या कंडीशन निकल के आई? ये एक, ये दूसरा, ये इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन, और ये मेरे पास रेस्ट पे है और ये पार्टिकल इसकी तरफ आ रहा है विद वेलोसिटी 40√2 मीटर पर सेकेंड। ये 40 तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा? 40√2 मीटर पर सेकेंड। अब बात समझो, ये मेरे पास 100, ये मेरे पास 100, तो ये कितना होगा? ये मेरे पास होगा 100√2 मीटर। ये रेस्ट पे ये इस डायरेक्शन में आ रहा है 40√2 मीटर पर सेकेंड से, तो टाइम मेरे पास कितना आ जाएगा? s रिलेटिव विच इज 100√2 डिवाइडेड बाय v रिलेटिव विच इज 40√2। इससे ये गया, एक जीरो से एक जीरो गया, तो ये आ जाएगा 2.5 सेकेंड। 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड के बाद ये यहां पे आ जाएगा और कोलाइड कर जाएगा। तो कोलिजन टाइम कितना होगा? 2.5 सेकेंड। आपके मन में आ रहा होगा कि सर स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया? बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी में इसका जी और इसका जी आपस में कैंसिल कर देगा, और कैंसिल कर देगा तो पाथ कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों? क्योंकि कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अगेन वही बात कि क्या एक्चुअल में ऐसा हो रहा होगा कि पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट पे रहेगा और ये स्ट्रेट लाइन में आएगा? नहीं। एक्चुअल में क्या हो रहा होगा? ये कहीं ऐसे जाएगा, ये कहीं ऐसे आएगा और ये कहीं बीच में कोलाइड करेगा 2.5 सेकेंड बाद। तो ये सब चीजें तो मुझे निकालना आती ही है कि 2.5 सेकेंड के बाद इसका मोशन कैसा होगा, कहां पे होगा, सारी चीजें मैं आराम से निकाल सकता हूं। एक्स और वाई डायरेक्शन में अलग अलग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के सारी चीजें मैं निकाल सकता हूं। तो कोई आपसे पूछ ले कि कितनी हाइट पे होगा, इससे क्या डिस्टेंस होगा, एडवांस लेवल में ऐसा सवाल पूछ सकता है आपसे, तो क्या वो सारी चीजें मैं निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बहुत डिटेल में एक एक चीजें हमने सीखी है, किस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाते हैं, ये सारी बातें हमने डिटेल में सीखी है। आई होप दिस क्वेश्चन एंड दिस होल कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। ये हमारे पास है सवाल नंबर 20, पिछला वाला 19 था, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला है? टू पार्टिकल्स गिवन दैट आर ए आर बी पोजिशन वेक्टर दे रखे हैं और वेलोसिटी वेक्टर दे रखे हैं। एक्स की वैल्यू क्या होगी इफ दे कोलाइड? हमारे पास दो पार्टिकल दे रखे हैं और उनकी पोजीशन वेक्टर और उनकी वेलोसिटी वेक्टर दे रखे हैं, और मुझसे पूछा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी अगर वो कोलाइड कर रहे हो। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले
ये बात सीखी थी कि मैथमेटिकल कंडीशन क्या होती है अगर दो पार्टिकल कोलाइड करते हैं। हमने ये बात सीखी थी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है इट शुड बी अलोंग द लाइन विच इज जॉइनिंग द टू पॉइंट्स या फिर टू पार्टिकल्स। चलिए इन दोनों को बनाते हैं। ये मेरे पास ए और ये मेरे पास बी, ए और बी। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं ए से लेके बी तक, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन मुझे पोजीशन वेक्टर बता रही है बी का विद रिस्पेक्ट टू ए? आर बी ए मुझे ये बता रही होगी। मैंने आपको क्या बात बताई थी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए अगर मेरे पास दो बॉडीज कोलाइड कर रही है। क्यों? क्योंकि ये तो रेस्ट पे है, ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी तभी तो कोलाइड करेगी। चलिए अब बात समझो कि ये आ गया तो मैथमेटिकल कंडीशन क्या निकल के आती है? आर बी ए इट शुड बी माइनस वी बी ए। यही मैथमेटिकल कंडीशन निकल के आती है हमारे पास। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आर बी ए निकालते हैं वेक्टर। आर बी ए वेक्टर क्या होगा? आर बी ए को मैं कैसे लिख सकता हूं? वेक्टर आर बी दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ये रहा, इसमें से इसको माइनस करना है तो आई आई से माइनस होगा, जे जे से माइनस होगा। 6i माइनस 2i तो इट विल बी 4i plus 7i minus 3i, so it will be again 4i. This is my RBA. अब अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है RBA का, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? RBA डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। यही मेरे पास यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होती है। चलिए आर बी ए मेरे पास क्या है? 4i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। अब तो डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। क्या होगा? रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज 4√2। ये 4 इस 4 से जाएगा तो यहां बचेगा 1/√2 आई कैप प्लस ये 4 इस 4 से जाएगा तो अगेन 1/√2 जे कैप। ये मेरे पास निकल के आया यूनिट वेक्टर बी ए। बात समझ आई? चलिए नेक्स्ट मुझे निकालना है वी बी ए। वी बी ए तो क्या मैं इसको वीबी माइनस वी ए लिख सकता हूं? वीबी कहां है? ये रहा, और वी ए वो रहा। एक्स में से एक्स माइनस होगा और वाई में से वाई माइनस होगा। एक्स माइनस 3 आई कैप, एक्स माइनस 3 आई कैप प्लस -5 माइनस ऑफ -1, -5 माइनस ऑफ -1 -1 जे कैप। तो ये क्या बनेगा? x माइनस 3 आई कैप -5 प्लस 1 इट विल बी -4 तो -4 जे कैप। दिस इज माय VBA। अब अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? x माइनस 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर विच इज 16। तो VBA मेरे पास क्या आ जाएगा? x माइनस 3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 16 आई कैप -4 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 16 जी कैप।
ये मेरे पास निकल के आया VBA, ये मेरे पास निकल के आया RBA, दोनों यूनिट वेक्टर। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं यहां पे पुट करूंगा। क्या निकल के आया मेरे पास? RBA इट शुड बी माइनस VBA। RBA मेरे पास निकल के आया था 1/√2 I कैप प्लस 1/√2 J कैप माइनस VBA निकल के आया था x-3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x-3 का होल स्क्वायर प्लस 16 I कैप, और वहां पे क्या था? -4 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x-3 का होल स्क्वायर प्लस 16 J कैप, और यहां पे एक नेगेटिव। अब ये इसके बराबर है, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि इसका आई कैप इसके आई कैप के बराबर होगा और इसका जे कैप इसके जे कैप के बराबर होगा? मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूं। मुझे यहाँ पे जे कैप आसान लग रहा है तो मैं जे कैप को इक्वेट कर रहा हूं। यहां से अगर मैं देखूं तो ये आएगा 1/√2। ये नेगेटिव मेरे पास हो जाएगा पॉजिटिव, तो 4 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x-3 का स्क्वायर प्लस 16। बात समझ आई? इसको इधर ले जाऊंगा तो ये बनेगा x-3 का स्क्वायर प्लस 16 और इसका रूट डिवाइडेड बाय √2, इट शुड बी इक्वल्स टू 4। अब मैं क्या कर रहा हूं? दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं। इस तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा x-3 का स्क्वायर प्लस 16 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर बनेगा 2 एंड इट शुड बी इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर विच इज 16। चलिए ये इधर जाएगा 32, 16 इस तरफ आएगा अगेन 16, तो ये बनेगा x-3 का स्क्वायर। देखो 16 2 32 प्लस 16 उधर जाएगा तो -16 होगा। 32 - 16 इज अगेन 16। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले रहा हूं तो ये बनेगा x-3, और जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक प्लस माइनस आता है, +4। चलिए सबसे पहले पॉजिटिव वैल्यू लेता हूं। पॉजिटिव वैल्यू लूंगा तो ये क्या बनेगा? x-3 इट इज इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये इस तरफ 4 हो जाएगा 7। अब नेगेटिव वैल्यू लेता हूं तो x-3 इट इज इक्वल्स टू -4, तो ये हो जाएगा, x की वैल्यू इधर जाएगी तो -1। एक x की वैल्यू आई 7 और एक x की वैल्यू आई -1। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है? -1 ऑप्शन में है, सो द करेक्ट आंसर इज -1। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, तो ये कुछ सवाल थे कोलिजन से रिलेटेड। आई होप एक एक सवाल आपको क्लियर हुए होंगे। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।